हमारे देश में एक तरफ वैक्सीन की क्रांति हुई, पूरी दुनिया भारत के वैज्ञानिकों डॉक्टर्स की तारीफ कर रही है, लेकिन वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की लगन और मेहनत पर राजनीतिक अशांति पानी फेर रही है। देसी वैक्सीन को मंजूरी को लेकर यह अशांति और बढ़ गई तो वैक्सीन की मंजूरी को लेकर दो कंपनियों के बीच जुबानी जंग ने आग में घी का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान 3 जनवरी को आया। ये वो दिन था जब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना से जंग के बीच सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताया था। वहीं कहा था कि हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि ये दोनों ही वैक्सीन भारत में बनी हैं। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। पहली वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, जिसे पुणे में बनाया जा रहा है। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया है। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसे हैदराबाद में भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर बना रही है। कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है, जिसका ट्रायल भी भारत में हुआ है। कोरोना से जंग में नए साल पर देश में एक साथ दो वैक्सीन को मंजूरी मिलने से बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती थी, लेकिन इस खुशखबरी के बाद वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने कोवैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर हैरानी जताई और कह दिया कि बायोटेक की वैक्सीन तो पानी जैसी सुरक्षित है। ये उनका तंज था कि भारत बायोटेक की वैक्सीन लगवाने पर न फायदा होगा न नुकसान। इससे भारत बायोटेक के MD भड़क गए। Well, it was a surprise because we thought that all companies have to conclude their efficacy studies. But if the government has decided in an emergency to license something which is safe, that's entirely their decision. I don't know what word to use, but that's something you have to ask them. I really can't comment on that. We put all transparently every data when we submitted to each committee and when we got approval, when we done the trial, everything is put in the plan. People question, oh, we are not transparent. I don't know what is transparency to me. When I put everything in the black and white like this, people still question transparent because Indian scientists are cheap people. ऐसे समय में जब देश वैक्सीन के आने को एक शुभ संकेत के तौर पर देख रहा था, तब दो कंपनियों के बीच वैक्सीन को लेकर तू मैं कोई मामूली बात नहीं थी। कोरोना की वैक्सीन करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा सकती है, लेकिन जब एक कंपनी का CEO दूसरी कंपनी के वैक्सीन को पानी बता दे तो लोगों के मन में संदेह उठ सकता है। इस संदेह को नई दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी बढ़ा दिया। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को बैकअप के तौर पर दिया जाएगा, जबकि प्राथमिकता सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन को दी जाएगी। इस बयान से भी डॉक्टर एला आग बबूला हो गए। Keeping in mind the circulating variant strain, and at the same time they have to continue to do the trial and get the data in. So once that data comes in, we will be able to be more confident as far as the safety and efficacy is concerned. So I think in the beginning it will be basically Serum Institute of India, the AstraZeneca vaccine which will be given. Everybody comes in the TV channels now. They talk about everything what they want to. And everything they throw mud into TV. And now we are now waiting to clean up all our courts now. It's a sad part. There is no backup in this world anywhere. For humans, there is no backup. दुर्भाग्य से जब मेड इन इंडिया की 2 वैक्सीन को लेकर देश में ये विवाद चल रहा था,
जब वैज्ञानिकों की महीनों की मेहनत पर सवाल उठ रहा था, तब दुनिया वैक्सीन बनाने में भारत के वैज्ञानिकों और राजनीतिक नेतृत्व की तारीफ कर रही थी। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, कोविड-19 से दुनिया की जंग में भारत की वैज्ञानिक पहल और वैक्सीन निर्माण की क्षमता को देख खुशी हो रही है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को भी टैग किया है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव टेड्रोस अधनम गेब्रेसस ने भी ट्वीट कर भारत की तारीफ की। उन्होंने लिखा, कोविड-19 महामारी को खत्म करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए भारत निर्णायक कदम उठा रहा है। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हर जगह प्रभावी और सुरक्षित वैक्सीन सुनिश्चित करा सकेंगे। उन्होंने भी प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग किया है। ऐसे संदेश के साथ ही मीडिया में जुबानी जंग की खबरों ने दोनों कंपनियों पर दबाव का काम किया। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने एक साझा बयान जारी कर विवाद को खत्म किया। इसमें कहा गया कि भारत और पूरी दुनिया के लिए कोविड-19 की वैक्सीन बनाने और उसकी सप्लाई को लेकर आधार पूनावाला और डॉक्टर कृष्णा एला ने अपनी अपनी कंपनियों की ओर से साझा इरादा जाहिर किया है। उनका कहना है कि उनके लिए भारत और दुनिया में लोगों का जीवन और उनकी आजीविका को बचाना ज्यादा जरूरी काम है। जहां अब दोनों वैक्सीन को भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, वहां हमारा ध्यान उन लोगों तक इसे पहुंचाने पर है जिन्हें अच्छी क्वालिटी की सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन की जरूरत है। ये बयान भारत ही नहीं, कोरोना से जूझ रही पूरी दुनिया के लिए एक शुभ संकेत है। भारत पूरी दुनिया में वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत में बन रही वैक्सीन का इंतजार कई देश कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। विवादों के बीच एक सवाल किसी के मन में भी उठ सकता है, आपके हमारे, और वो सवाल ये कि भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन पर भरोसा विश्वास हम कैसे करें। इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल गया। वहीं भारत बायोटेक ने भी 123 देशों के लिए वैक्सीन बनाने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला दिया। देश में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी है। दो वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, मगर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल का लाइसेंस दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि भारत बायोटेक को लाइसेंस कैसे मिल गया, जबकि उसने अभी सिर्फ दूसरे फेज का ट्रायल पूरा किया है। उसके तीसरे फेज का ट्रायल अभी बाकी है। इसका जवाब आईसीएमआर के प्रमुख बलराम भार्गव ने दिया। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर सवाल सुरक्षा का है। ये कितनी सेफ होगी? तो पहली बात ये कि वैक्सीन का सेफ्टी डेटा उपलब्ध है, इसके साइड इफेक्ट्स कम से कम हैं। दूसरी बात ये कि पहले और दूसरे चरण के डेटा से ये साफ है कि वैक्सीन कारगर है। तीसरी बात ये कि वैक्सीन नए कोरोना पर भी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। चौथी बड़ी बात कि सुरक्षित मानने की वजह से ही इसे 12 साल से बड़े बच्चों को भी दिया जा सकता है। हालांकि वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में ही इस्तेमाल किया जाएगा, यानी ये वैक्सीन सबको नहीं लगाई जाएगी और जिसे लगाई जाएगी उसे मॉनिटर किया जाएगा। भारत बायोटेक के मुताबिक इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत पर हैरान होने की जरूरत नहीं है। महामारी के हालात में ऐसा होता है। People are not just, I don't know why Indian companies always targeted by everybody in the world. 2009 they started outbreak and 2014 the license came in. So that means emergency license is allowed globally. It is a practice. Even US government says if you have good immunogenicity data can be done in emergency authorization. भारत बायोटेक की तरफ से सफाई भी आई है और बड़े दावे भी किए गए हैं। उसके मुताबिक ट्रायल के डेटा में पारदर्शिता न होने की बात गलत है। वैक्सीन पर 70 से ज्यादा आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल्स में छप चुके हैं। दूसरी बात यह कि भारत बायोटेक ने सिर्फ भारत में ही अपनी वैक्सीन का ट्रायल नहीं किया है, ब्रिटेन सहित 12 देशों में उसकी वैक्सीन के ट्रायल हुए हैं। तीसरी बात यह कि भारत बायोटेक ने पहली बार वैक्सीन नहीं बनाई है। 123 देशों के लिए वो अलग अलग तरह की वैक्सीन बना चुकी है। चौथी बात यह कि कोवैक्सीन के बारे में 200% सुरक्षित होने का कंपनी ने दावा किया है। कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण में 800 लोगों पर ट्रायल हुआ था, वहीं तीसरे चरण में 22,500 लोगों पर परीक्षण करने का दावा किया गया। ये ट्रायल अभी जारी है और इसके पूरा होने के बाद तस्वीर और साफ होगी। आज तक ब्यूरो।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। मुंबई में ज्यादातर गुजराती समाज को बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, जिसे साधने के लिए अब शिवसेना गुजराती कार्ड खेल रही है। गुजरातियों को लुभाने के लिए शिवसेना मुंबई में जलेबी ने फाफड़ा उद्धव ठाकरे आपड़ा कार्यक्रम कर रही है। बीएमसी चुनाव भले ही 2 साल बाद है, पर सभी राजनीतिक दलों ने अपने सियासी समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। मुंबई में गुजरातियों को बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, जिसे साधने की जुगत में शिवसेना ने अब गुजराती कार्ड खेला है। शिवसेना गुजरातियों को लुभाने के लिए मुंबई में जलेबी ने फाफड़ा उद्धव ठाकरे आपड़ा का आयोजन कर रही है। माना जा रहा है कि शिवसेना ने इस आयोजन के जरिए बीजेपी के कोर वोट बैंक को अपने पाले में करने का दांव चला है। होने का प्रश्न ही नहीं है। हर इलेक्शन के टाइम पे हर पार्टी अपनी पार्टी के लिए दावा करती है, तो शिवसेना ने भी किया, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बीजेपी वाले भी करते हैं, शिवसेना वाले भी करेंगे और पार्टी भी करेंगी, और ये हर इलेक्शन के टाइम पे होता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि शिवसेना गुजराती वोट के लिए मेहनत करती है, तो ये भी जरूरी है कि 92-93 में जो दंगल हुई थी, उसमें बाळासाहेब ठाकरे ने गुजरातियों को बचाने में मदद की थी, तो वो हम भूल नहीं सकते। और उसको लोगों को याद दिलाना भी हमारा काम है, क्योंकि हमारे टाइम के लोग अभी नई पीढ़ी में फर्क है, तो उनको बताना पड़ेगा। इसलिए मेरा हम समझा सकते हैं कि ऐसे लोगों ने अपने को सपोर्ट किया है, तो उनको वोट करो। दरअसल मुंबई शहर में गुजराती वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है, जो बीएमसी के चुनाव में बड़ी संख्या में सीटों पर प्रभाव पैदा करने की क्षमता रखता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण वोट बैंक के बीच शिवसेना अपना सियासी आधार मजबूत करना चाहती है। हालांकि शिवसेना कह रही है कि उसने गुजराती मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। 19 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने साथ साथ लड़े थे। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़कर एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। ऐसे में अब शिवसेना की नजर बीजेपी के वोट बैंक को अपने पाले में करने की है। बीजेपी को शिवसेना की ये कोशिश नागवार गुजर रही है। चुनाव समीप आते ही शिवसेना को मराठी आदमी की याद आती है, गुजराती भाइयों की याद आती है, मारवाड़ी भाई अन्य प्रांतों के लोगों की याद आती है। तो चुनाव होते ही इनकी याददाश्त इतनी कमजोर है कि वे सारे लोगों को भूल जाते हैं। हिंदुत्व के बारे में भी यही किया। चुनाव के समय हिंदुत्व की बात कर रहे थे, अब चुनाव पूरे हो गए। जिस हिंदुत्व को कांग्रेस का प्रखर हमेशा से विरोध रहा है, उस कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष में बैठे हैं। चुनाव को लेकर के गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली शिवसेना की यह आदत समूचा देश जानता है। आंकड़ों की माने तो मुंबई में गुजराती समुदाय के 35 लाख लोग हैं, जिनमें से 15 लाख वोटर हैं, जो 40 सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन टूटने के बाद मराठी और गुजराती समुदाय में ध्रुवीकरण का शिवसेना को डर सता रहा है। यही वजह है कि शिवसेना मराठी के साथ साथ गुजराती समुदाय को भी साथ कर रखना चाहती है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।